फारूक अब्दुल्ला महबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला पर पीएसए का डोजर वापस किसने लिया? इनके खिलाफ केस वापस लिया। ये फिर भी है कश्मीरी के हमदर्द। मैं यूएपी में मर रहा हूँ, 14 दिन की बेल मिली है और मैं हूँ बी टीम। गुनहगारों में हूँ शामिल, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सजा तो मिल गई मुझको, खुदा जाने खता क्या है। कभी मिल्टन सी में अलबरक बनाई, यासिन मलिक के साथ मिल्टन सी में थे। बाप हुर्रियत में पाकिस्तान को भी लूटा, इंडिया को भी लूटा, फिर मोदी जी के बड़े भाई बने, फिर हुर्रियत को भी तोड़ा। ऐसा कौन सा पाप है जो उसने नहीं किया? सरजान बरकती का सपोर्ट क्यों नहीं किया आपने? आज उमर अब्दुल्ला टोपी उतार के कह रहा है मुझे एमएलए बना दो, भीख मांग रहा है। सो व्हाई टू टेक हिम सीरियसली? मेरा इतना कसूर है कि मैं कश्मीर मुद्दे की बात करता हूँ, कश्मीरियों की बात करता हूँ, जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होता हूँ। जब आपसे पूछा गया जमात के साथ आप अलायंस क्यों नहीं करें, तो आपने कहा उनका इतिहास एक है, उनको बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। अब ये कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया, क्या उन सवालों के जवाब उन्होंने आपको दे दिए और आपने उनके साथ अलायंस किया? पहली बात यह है, मैंने जमात के साथ अलायंस नहीं किया है। मैंने कहा नीची और पूछ। अगर मोदी जी भी कहेगा कि मैं इंजीनियर रशीद के एजेंडे के साथ हूँ, मैं कहूँगा बिल्कुल आइए आप, मुझे कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा। उनके साथ भी आप जो है अलायंस कर सकते हैं अगर वो आपके अगर वो रायशुमारी कराएगा, अगर वो कश्मीर का मुद्दा हल कराएगा, अगर वो मारदाड़ यहाँ बंद कराएगा, 370 वापस करेगा, 35 वापस करेगा, इतना मान लेगा कि कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, इसका डेमोग्राफी चेंज नहीं करेंगे, अगर वो मेरी बातें मान लेगा तो मुझे क्या एतराज है? वो चीज करेंगे जिसकी आपको एश्योरिटी दी जाए। मैं पहले करके लूंगा, तब मैं उनसे कोई अलायंस करूंगा। ये इंजीनियर रशीद है। अच्छा, हाँ, इसीलिए तो मैं जेल में हूँ 5.5 साल। महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही है कि बीजेपी बड़ा मैंडेट लेके आई थी, हम जी मजबूर हो गए, और उसकी जस्टिफिकेशन को आप गलत कह रहे हैं कि उनको शर्म नहीं आ रही, वो ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकती है, उन्हें तो इस पर सॉरी बोलना चाहिए। आप खुद ये कह रहे हैं कि अगर वो मानते हैं हमारी बात, क्योंकि पीडीपी भी यही कह रही है, हमने उनसे कहा था आर्टिकल 370 के साथ मैडम हाथ नहीं आप लगाना। क्या कह रहे हैं? उमर अब्दुल्ला ने भी बीच में वो खेल बनाया कुछ की, बरकाती साहब को पता था कि ये ये ब्यूरो में लड़ेंगे, तो मुझसे मेरे खिलाफ जेल से ही इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? अरे तेरे खिलाफ ही लड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों तमाम मुसीबतों की जड़ है। तो मैंने वीडियो क्लिप देखी सोशल मीडिया पर, उसमें बरकाती साहब की बेटी, वो मेरी बहन है, मैंने देखा कि वो और एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट उसके साथ मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा है। कैंडिडेट 2 ही जगह फॉर्म भर सकता है। उन्होंने बडगाम में भरा था और उधर क्या बोलते हैं गांधरबल में भरा था। जब वो लंगेट गए आरओ के पास, आरओ ने कहा कि आपने 2 जगह पहले ही भरा है, तो तीसरी जगह भर नहीं सकते। अब इसमें इंजीनियर रशीद क्या करता? मेरे पास सब तीर मारते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि सबको डर है अगर कोई नरेंद्र मोदी को झुका देगा तो इंजीनियर रशीद है। बिकॉज ना भाई, मैं क्या हुआ? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी। हाँ, एमपी हूँ मैं। अब ये कहते हुए उमर अब्दुल्ला के दिल पर कितनी जलन होती है। देखिए आपने, मैं कहता हूँ अगर उमर अब्दुल्ला साहब का जो मैनिफेस्टो है, अब मैडम का है, अगर वो उसका 5% इम्प्लीमेंट करेंगे ना, मैं उन्हें ऐसे झुक के सलाम करूंगा। ये मैनिफेस्टो होता क्या चीज़ है? मैनिफेस्टो इस सब कंटिनेंट में सीधा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का और धोखा देने का एक हथियार होता है। सबका 99% मैनिफेस्टो चलता होता। फिर एनसी का मैनिफेस्टो 1989 से, तब मैं कॉलेज पढ़ता था, यूनिवर्सिटी पढ़ता था, तब था इनका मैनिफेस्टो कि कश्मीर मुद्दे का 53 का रेस्टोरेशन है। आज हो गए 37 साल, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हर बार मैनिफेस्टो एक पॉइंट बताने ले आए। इंजीनियर रशीद का मैनिफेस्टो था जुल्म के खिलाफ लड़ना, जबर के खिलाफ लड़ना, कश्मीर और कश्मीर की बात करना। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ। यह कि फारूक साहब को पहले ही बताया गया था कि हम 370 हटा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं 2018 में आपको भी वही सुनिए ना, मैं तो वही कह रहा हूँ। मोदी जी ने इन्हें कहा होगा कि हमें 370 हटाना है, इन्होंने कहा होगा पहले अच्छा है कि नहीं हटाए, उसने कहा चुप, फिर त्योहार। जनाब हम हाजिर हैं, त्योहार नहीं भेजना। हम ऐसा करते हैं कि आपकी भी लाज रहे, हमारी भी। मोदी ने कहा होगा बताओ क्या करना है, कहा आप हमें रखो हाउस अरेस्ट। अगर आप हमें ऐसा नहीं करोगे तो लोग कहेंगे निकलो सड़कों पर, हम आपके साथ निकलेंगे। लाखों कश्मीरी सड़कों पर निकलते, 100% ही है। कनेक्ट द डॉट्स। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा लेकिन एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, अगर आप वहाँ इंजीनियर रशीद को रखेंगे हमारे साथ, वो तो कुछ ऐसा करेगा कि हम मजबूर हो जाएंगे, उसको हमसे अलग रखें। उसने कहा वो कौन होता है, उसकी औकात, उसको त्योहार भेज देंगे। ये तो खुश हुए होंगे, हमें त्योहार भेजा, वो वहां बैठे। आखिर इंजीनियर रशीद ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे लोग इनकी ओर जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये लोगों का दिल जीतते जा रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर रशीद मौजूद है। इंजीनियर रशीद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इंजीनियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल मैं इंजीनियर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, चूँकि आप पर बहुत सारे इल्ज़ामात जो है
लगाए जा रहे हैं, आप जी प्रॉक्सी है, बहुत सारे इल्ज़ाम है। लेकिन इसमें आपने बात कही है कि जिसमें आपने आर्टिकल 370 के लिए भी कहा कि नया कश्मीर धोखा है, आर्टिकल 370 जो है ये हटना नहीं चाहिए था, ये एक गलती है, और मसला कश्मीर जो है वो आज भी आप मानते हैं मसला है, उससे मरकज़ भाग नहीं सकती है, ये आपके अल्फाज है। इंजीनियर साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, जब आप पे ये प्रॉक्सी का टैग लगाया जा रहा है और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं कि आप लोगों की खिदमत करने के लिए आपको ये इंटरम बेल नहीं मिला, लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये बेल नहीं मिला, इलेक्शन से एक हफ्ता पहले आपको ये बेल मिला, वोट काटने के लिए आपको ये बेल मिला है, आपका रिएक्शन इस पे क्या है? मैं क्या कहूँ, इसमें ये कह सकते हैं कि गुनहगारों में हूँ शामिल, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सज़ा तो मिल गई मुझको, खुदा जाने खता क्या है। 5.5 साल जेल में मैं रहा, तिहाड़ में मरता में रहा। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद लोन जो है अब ये पूरी सारे मिल गए हमारे ख़िलाफ़, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। वरना एक अकल का अंधा भी ये बात समझ सकता है कि 2 अगस्त 2019 रात के 12 बजे मुझे व्हाट्सएप पे समन भेज के NIA ले जाया गया, वहाँ से सीधा तिहाड़ जेल, और इन लोगों को डाला गया SKICC में। इनको दिल्ली सरकार ने दामादों की तरह पाल रखा, उधर VVIP गेस्ट्स की तरह रखा। इनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी मोदी के साथ ही। अगर मैं भी इनकी तरह कंप्रोमाइज़ करता तो मैं तिहाड़ जेल नहीं जाता। फिर ये 6 महीने बाद छूटे, तथाकथित नाम निहाद गुपकार अलायंस बनाया। आज तक मुझे गुपकार अलायंस की एक अचीवमेंट देखिए। फिर इलेक्शन का समय आया DDC का, तो सीटों पर झगड़ा। उसके बाद उमर साहब मैडम ने कहा कि हम UT में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर MP का इलेक्शन आया तो अलग अलग लड़े, असेंबली का आया अलग अलग लड़े। बीच में शिबू सोरेन, अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नियों ने अपने पतियों के लिए वो पब्लिक जलसे किए उनकी रिलीज़ के लिए, उसमें गए बोलने के लिए। लेकिन हमारी रिहाई के लिए कभी एक बार भी बात नहीं की। तिहाड़ में इनके अपनी किस्मत उनकी कहा, दिल्ली में उनके 3 MP थे, एक बार भी वो तिहाड़ हमसे मिलने नहीं आए। चलिए मैं उनका दुश्मन था, वहाँ दर्जनों कश्मीरी बैठे। उमर अब्दुल्ला साहब या मैडम या सजाल उनसे पूछे क्या एक बार आप उनके पास गए? एक बार किसी एक इनमेट को पता है उन्होंने वकील करके दिया। सो वाई टू रेस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चंस? मैं अपने आप को मैं बिलिटल करूँगा अगर मैं इनका रिस्पॉन्ड। अब मैं BJP का प्रॉक्सी हूँ। अब देखिए शर्म की बात क्या है ये। वो इंजीनियर रशीद जिसने असेंबली के अंदर, आपको भी शायद पता होगा, 2015 में BJP के हाथों मार खाई उस बीफ का, जब इशू किया उन्होंने ड्रामा बनाया बीफ पार्टी का, सो कॉल्ड। असल कहानी क्या थी, किया क्या। फिर जम्मू में मेरी गाड़ी 2 बार तोड़ डाली। फिर रविंद्र रैना ने इतना तक कहा, तब तो कोई इलेक्शन नहीं था, उसने कहा जो मुझे इंजीनियर रशीद की ज़बान काट के देगा मैं उसको 5 करोड़ रुपया दूंगा। UAP उस पर लगना चाहिए था, जेल मुझे भेजा गया। फिर दिल्ली प्रेस क्लब में हम पर पूरा इंक अटैक किया गया। उसके बाद UAPA में ना हमने कुछ किया, ना खाया ना पिया। फिर 3 साल 4 साल बाद फिर ED का भी केस लगा दिया, कहीं दे नहीं लिखा रखी, 10 रुपये हमने किससे लिया है। एनीवे लेट मी नॉट डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द केस। ये सारा इसलिए था कि मैं BJP के साथ इन लाइन फॉल करूँ। मतलब मुझे बहुत पैन होती है ये सुन के। पूरे इंडिया में एक MLA, एक पॉलिटिकल लीडर, स्पेशली मेन स्ट्रीम लीडर, जिसको 5.5 साल UAP में बंद रखा और वो भी कुछ किए बगैर। मेरा इतना कसूर है कि मैं कश्मीर मुद्दे की बात करता हूँ, कश्मीरियों की बात करता हूँ, जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होता हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कश्मीर के लोग जानते हैं उमर साहब की बातों को या मैडम की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। अगर सीरियस लेते फिर लोग उनको नॉर्थ कश्मीर से उतना ज़ोरदार थप्पड़ नहीं मारते कि उनके दोनों गाल लाल हो गए। उनकी क्रेडिबिलिटी कहाँ है? आज उमर अब्दुल्ला टोपी उतार के कह रहा है मुझे MLA बना दो, भीख मांग रहा है। सो वाई टू टेक हिम सीरियसली? आई डोंट टेक हिम सीरियसली। फिर एक तो वो हैं, तीसरे हैं सजाद लोन साहब उनके, हमारे नॉर्थ कश्मीर के। वो तो परसों तक कह रहा था मोदी जी बड़ा भाई है। अब बड़े भाई ने पूरी कोशिश उसे जिताने की, मुझे जेल में रखा, बेल नहीं दी, फ़ोन कॉल मेरा बंद किया, सब कुछ बंद किया। एवरी इनमेट हैज़ अ राइट कॉल, मेक ए 5 मिनट कॉल टू हिज फैमिली, मेक ए VC कॉल 2 times a week। तो मेरे 6 महीने से वही डिस्कनेक्ट कर दिया।
फिर अमित शाह जी, अगर आपको याद होगा, 15 मई को इलेक्शन से 5 दिन पहले कश्मीर आए, जबकि पूरे देश में कंट्री इलेक्शन का माहौल था। सिर्फ इसलिए आए कि मोदी जी के छोटे भाई के लिए कुछ करें, क्या कुछ कर सकते हैं। तो क्या किया, एक मेरे जितने भी परमिशन थे, यू कैन गो एंड चेक द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, वो मेरे सारे परमिशन कैंसिल करवा दिए। पुलिस के अफसरों को, आर्मी में जो लोग काम करते हैं, उन्हें बताया गया कि आपको वोट सज्जाद साहब को देना है। हमने मॉनिटरिंग रखी है। आई एम नॉट लाइंग, आई हैव नेवर लाइड इन माई लाइफ, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग आल्सो, व्हाई टू एग्जैजरेट। तो कहा कि वोट सज्जाद लोगों को देना है। अमित शाह ने पूरी कोशिश की, हमारे परमिशन कैंसिल किए, मुझे तिहाड़ जेल में मतलब वर्ष सप्रेशन का शिकार बनाया। तो जब रिजल्ट आया, सज्जाद साहब 3-3.5 लाख वोटों से हार गया। तो वो इतना बेवफा निकला कि इलेक्शन हारने के बाद उसको लगा बीजेपी का यहाँ काम चलेगा नहीं, तो उसने कहा कि मेरा बीजेपी के साथ कोई वास्ता नहीं है। फिर कहने लगा कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अरे बाबा, शर्म तो करो, तुमने सपने में नहीं दिन में कहा था कि मोदी मेरा भाई है। अब भाई से दुश्मन कैसे बन गए। और कश्मीर के लोग उस पर हंसते हैं कि ये आदमी हाउ फास्ट ही हैज़ बीन चेंजिंग स्टांसेस। कभी मिल्टन में अलबरक बनाई, यासिन मलिक के साथ मिल्टन में थे, बाप हुर्रियत में पाकिस्तान को भी लूटा, इंडिया को भी लूटा, फिर मोदी जी के बड़े भाई बने, फिर हुर्रियत को भी तोड़ा। ऐसा कौन सा पाप है जो उसने नहीं किया है। वो तो आज कह रहे हैं, मैं पूरी एश्योरिटी के साथ कहता हूं कि इंजीनियर रशीद जो है वो बीजेपी की प्रॉक्सी है। अच्छी बात उसने कही, क्योंकि पिछले उन्होंने ये भी कहा 2 महीने से ये जेल में भी नहीं थे। इनसे पूछिए कि ये कहाँ थे। मैं अब अगर कोई मुझे कहेगा 2-5 होते हैं, तो अगर मैं उम्र पर भी आपको समझाऊं, सवाल का जवाब कोई दे पाएगा। वो एक मूर्ख आदमी है, बेवकूफ़ है अगर उसने ऐसा कहा है। हमने आज वकील से बात भी की, उसके खिलाफ मैं सीधा कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ। अगर यहाँ थाने का मुंशी भी किसको बुला कर लेता है, तो कम से कम जब तक गाँव का सरपंच मुखिया नहीं जाके पाँव नहीं पड़ते, तब तक मुंशी नहीं छोड़ता है। आप खुद अंदाज़ा करें, और आपको भी शायद ऐसे नॉन सीरियस क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए। सॉरी, यू आर एट लिबर्टी, आस्क व्हाट एवर यू वांट से, बट थोड़ा अपने प्रोफेशन का आप लोग भी ख्याल रखें। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि तिहाड़ में बंदा बंद है, जिस तिहाड़ में आपको शीशे के बीच में बात करनी पड़ती है। 11 तारीख को मेरी बेल हुई, नहीं 10 तारीख को 11 तारीख को पेपर्स बने। 11 तारीख में दुनिया के सामने निकला, पूरा मीडिया बड़ा था, नेशनल मीडिया गेट के बाहर। तो 2 महीने कैसे मैं बाहर निकल सकता था। एंड हैविंग सेड दैट, हाउ इट इज़ पॉसिबल। वहाँ एक चीज़ की फॉर्मेलिटी होती है। तो आप मानते हैं कि ये झूठा? सुनिए ना, वो मैंने नहीं, मैंने आज वकील से बात की है, और कल मेरी हियरिंग भी है। तो मैं कल जज साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा। इस तरह एक बंदे ने कहा है, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी शक है, जेल वालों की भी क्रेडिबिलिटी शक है। तो कम से कम ये देख लीजिए, अगर ऐसा है तो जेल के डीजी को सस्पेंड कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस बंदे को, मुझे 5.5 साल रखा तिहाड़ में, उसको 5.5 घंटे तिहाड़ में रखेगा, तो उसकी डेड बॉडी आएगी, क्योंकि हार्ट अटैक से मर जाएगा। इंजीनियर रशीद की छाती है जो वहाँ बैठ सकती है। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अब जमात के साथ आपने एक स्ट्रैटेजिक अलायंस किया है। अभी आज तक में आपने इंटरव्यू दिया था, जब आपसे पूछा गया जमात के साथ आप अलायंस क्यों नहीं करें, तो आपने कहा उनका इतिहास एक है, उनको बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। अब ये कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया, क्या उन सवालों के जवाब उन्होंने आपको दे दिए और आपने उनके साथ अलायंस किया? पहली बात यह है, मैंने जमात के साथ अलायंस नहीं किया है। जब लोगों ने नॉमिनेशन फार्म फाइल किए फर्स्ट फेज़ के, जब वो एक्सेप्ट हो गए, एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है, एक्सेप्ट एज पर लॉ ही हुई है ना, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन और व्हाटसोएवर वाज देयर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और व्हाटसोएवर। सो इसका मतलब वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से उन्होंने फार्म भर लिया, स्टैंड हो गया। सो देन हाउ आर द क्रिमिनल, हाउ आर द सेपरेटिस्ट। एक उसके बाद उनकी तरफ से प्रस्ताव आया, पहले उनका प्रस्ताव आया कि हम इंजीनियर रशीद की हेल्प करना चाहेंगे, अगर उन्हें चाहे जहाँ पर हमारे कैंडिडेट नहीं है। मैंने कहा नहीं की और पूछ अगर मोदी जी भी कहेगा कि मैं इंजीनियर रशीद के एजेंडे के साथ हूँ, मैं कहूँगा बिल्कुल आइए आप, मुझे कोई फर्क नहीं। तो उनके साथ भी आप जो है अलायंस कर सकते हैं, अगर वो आपके अगर वो रायशुमारी कराएगा, अगर वो कश्मीर का मुद्दा हल कराएगा, अगर वो मारदाड़ यहाँ बंद कराएगा, 370 वापस करेगा, 35 से वापस करेगा, इतना मान लेगा कि कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, इसका डेमोग्राफी चेंज नहीं करेंगे, अगर वो मेरी बातें मान लेगा तो मुझे क्या एतराज़ है।
मुझे पता है जब उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी के साथ कुछ भी कर सकता है, जिन्होंने सारा बर्बादी कर दी, अगर मोदी कश्मीर का इशू रिजॉल्व करता है एज पर एस्पिरेशंस एंड विशेस ऑफ कश्मीरी पीपल, तो लगता है आपको ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा? आपके मानते हैं 8 तारीख का वेट कीजिए, जब रिजल्ट आएगा इन सबको इनकी नानी याद आएगी जो रिजल्ट आएगा। तो आप क्या मानते हैं? आप हम बार्गेनिंग करेंगे हर किसी से, हम कहेंगे कश्मीर का मुद्दा हल करो, मेरे लिए सरकार बनाना प्रायोरिटी नहीं है, हमारे लिए वॉइस इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास MLA 10, 15, 20, 25, 30 आते हैं तो मैं आई वांट टू टेक दिस फाइट कश्मीर से लेके दिल्ली में। तो फिर एक मिनट क्योंकि यहाँ सप्रेशन पूरा है, ऑपरेशन पूरा है। यहाँ आप तिहाड़ जेल में कम से कम 20 बच्चे सोशल मीडिया पोस्ट पर तिहाड़ जेल में बंद हैं। इतना यहाँ पर लोगों का मुंह मतलब बोल के लब आज़ाद है तेरे, सब के लब बंद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी टीम मेरे साथ आए जिनको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनरी पावर भी हो, MLA हो, MP हो, ताकि हम ये लड़ाई यहाँ से निकाल कर दिल्ली में लड़ें और हल तो देना ही है। फिर चलिए, आपने यहाँ बीजेपी की बात की है, जिस PDP को आप बार बार निशाना बना रहे हैं, हालांकि सब पार्टीज आज एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी PDP के जो सरबराह है महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही है कि बीजेपी बड़ा मैंडेट लेके आई थी, हम जी मजबूर हो गए, और उसकी जस्टिफिकेशन को आप गलत कह रहे हैं कि उनको शर्म नहीं आ रही, वो ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, उन्हें तो इस पर सॉरी बोलना चाहिए। आप खुद ये कह रहे हैं कि अगर वो मानते हैं हमारी बात, क्योंकि PDP भी यही कह रही है, हमने उनसे कहा था आर्टिकल 370 के साथ मैडम हाथ नहीं आप लगाना। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर बताइए। आप क्या मैडम ने जो महबूबा जी ने कहा, उन्होंने कहा हमारा एक एजेंडा ऑफ अलायंस था जी, हमने वो पूरा कर लिया, वही कह रही ना। तो एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ डे क्या हुआ, उनकी सरकार उन्हें ले ली। मैं तब मानता मैडम की बात, अगर वो बीजेपी से कहती मुझे आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, तभी अलायंस में थे, तभी उन्होंने कुछ नहीं किया ना। लेकिन फिर तो हुआ, लॉन्चिंग पैड कौन बना बीजेपी का? तो आपके में वो नहीं हो सकता है? प्लीज, अगर मैं ये मानता, अगर बीजेपी कंप्लीटली आर्टिकल 370 को कुछ नहीं कहती, उनकी सरकार 5 साल चलती, 6 साल चलती, ऐसा हुआ नहीं। वो सेक्रेटरीट में मजे ले रही थी मोबाइल पर, मैं उससे आधा घंटा पहले उस दिन मिला था उसको सेक्रेटरीट में, बाकी इंटरव्यूज में भी कहा, ईमानदारी से, आई एम नॉट लाइंग। तो मैडम ने क्या किया काम, मैंने उसे कहा भी कि मैंने कहा मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आया था बीजेपी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे, उसने कहा नहीं सब ठीक है। तो मैं निकला, मैं पूछा जवाहर नगर, तो राम माधव का ट्वीट आया, मैडम की छुट्टी डेली वेजर पोस्ट से खत्म। तो इसलिए बीजेपी टुक द कॉल, हाउ कैन मैडम टेक एनी ग्राउंड। एक बीजेपी को लॉन्चिंग पैड उसने दिया। अब मैं जब कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ अगर मोदी जी क्लियर कट कश्मीर मुद्दा, मैंने क्या कहा, अगर वो मुद्दे हल करते हैं, अगर 370 वापस करते हैं, दैट्स माई प्रीकंडीशन, इट्स माई प्रीकंडीशन। इफ ही restores Article 370 35A and takes a pledge that he will resolve Kashmir issue as per aspirations, wishes of Kashmiri people and in light of historic perspective, I have no objection in talking to him. जब पाकिस्तान मोदी से बात करने के लिए दिन में 50 बार की बात के लिए तैयार है, let us be realistic. एंड पर तो बात करनी है ना। कल यहाँ पर अगर राहुल गांधी की बात आती है, हम उसके पास भी बात करने के लिए जाएंगे। मैं दरवाजे बंद करने वाला मैं नहीं हूँ। ठीक है, आई एम नॉट। एश्योरिटी के बाद भी आपको भरोसा है कि वो चीज करेंगे जिसकी आपको एश्योरिटी दी जाए? मैं पहले करके लूंगा, तब मैं उनसे कोई अलायंस करूंगा। ये इंजीनियर रशीद है। अच्छा, हाँ, इसीलिए तो मैं जेल में हूँ 5.5 साल से। मुझे झूठी एश्योरिटियाँ किसी की चाहिए नहीं। ठीक है, हम जो करते हैं पहले मतलब इम्प्लीमेंट कराते हैं। इंजीनियर साहब, आपने जमात के जो फॉर्मर मेंबर्स मैदान में, उनका अलायंस को लेके आपने कहा उनके फॉर्म्स जो है एक्सेप्ट हो गए विद इन द लॉ, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सरजान बरकती का सपोर्ट क्यों नहीं किया आपने? अब कितनों को मैं सवाल का जवाब दूं? सरजान बरकती कौन है, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उनको सेपरेटिस्ट लीडर माना जाता है, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर भी माना जाता है, अलग अलग तरीके से लोग उनको अलग अलग नाम। सेपरेटिस्ट यहाँ कोई है ही नहीं। गीलानी भी सेपरेटिस्ट नहीं था, मीरवाई भी सेपरेटिस्ट नहीं है। सेपरेटिस्ट वो हुआ जो आपका कोई ऐसा चीज़ कहे जो देश के खिलाफ हो। अगर वो लोग इतना चाहते हैं कश्मीर के मुद्दे का हल हो, वो चीज़ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मानती है, हमें हल निकालना है। मोदी जी, अमित शाह जी आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान उनके हिसाब से टेररिज्म बंद करे, तो हम बात के लिए तैयार हैं। बात किस पर होगी? बात तो कश्मीर इशू पर होगी। इंडिया का क्लेम है POK पर, 47 से आज तक, ज़्यादा तो 89 से ही उनका क्लेम है इस पर। हम भी कहते हैं आप क्लेम काउंटर क्लेम के बदले बीच में आप हमें मार रहे हो, तो आप बात कर लीजिए, कश्मीर का मुद्दा हल कीजिए। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट बरकाती, मैं उसको सेपरेटिस्ट नहीं मानता हूँ, खुद को भी नहीं मानता हूँ, किसी को नहीं मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कश्मीर मुद्दे का हल। जब सरजान बरकाती 2017 में गिरफ्तार हुआ, वो मशहूर हुई वो आज़ादी चाचा के नाम से जी। ठीक, गिरफ्तार होने के 3 दिन बाद यू कैन आस्क हिज फैमिली,
आई एम द ओनली पर्सन जो उसके घर गया। 17 की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ बैठा, मैंने उसकी रिहाई के लिए कोशिश की। उसके बाद मैं खुद तिहाड़ चल गया। उनके इलाके का एक मेरे साथ एक साथी था, डॉक्टर बारी नायक, वो मुझे तिहाड़ जेल पिछले साल मिलने आया। यू कैन आस्क हिम। तो मैंने उससे कहा कि क्या हाल चाल है। वो बारी साहब ही पुलवामा जेल के ही बंद थे उनके साथ। मैंने कहा क्या चल रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या चल रहे हैं कश्मीर में। मैंने उसे कहा कि जो वहाँ पर बंद हैं, उसने कहा बरकाती साहब हैं, जमात के लोग हैं। मैंने कहा उनसे कह दो यार, लेट देम चेंज द स्ट्रेटजी नॉट द गोल पोस्ट। उनसे कहो इलेक्शन लड़े। कहा मैं बात करता हूँ। 15-20 दिन बाद इसलिए मुझे संदेशा भेजा कि कहा बरकाती साहब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। एंड ऑफ द स्टोरी। 23 की बात। अब जब इलेक्शन का सीजन अभी आया, ठीक, मैं तिहाड़ में ही था। पहले फेज में बरकाती साहब ने जैनपुरा में फार्म भरा। ठीक है, आपने ये कहा है मैंडेट्स डिक्लेयर हो चुके अब जब सवाल आपने पूछा तो आई एम पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। एक भी बात मेरी गलत होगी तो आप खुल के बताना ये बंदा झूठा है। बरकाती साहब ने वहाँ फार्म भरा। जैनपुरा की सीट 101% AIP को आनी थी, क्योंकि जो हमारा वहाँ कैंडिडेट था मुफ्ती फयाज वगे, बहुत क्रेडिबल लड़का था, यंग था, एनर्जेटिक था, रिलीजियस नॉलेज भी थी, ये मतलब ये ट्रेडिशनल एजुकेशन भी पढ़ी थी, ग्रेजुएट लड़का था। लेकिन चाल करके एजेंसियों ने, सचमुच के बीजेपी के प्रॉक्सियों ने, मैडम मुफ्ती ने काम करवाया। हमारे कैंडिडेट का भी फार्म रिजेक्ट करवाया और बरकाती साहब का भी रिजेक्ट करवाया। मैं तिहाड़ में ही था। उसके बाद बरकाती साहब ने भरा फार्म गांधरबल में। मैं तब भी तिहाड़ में था। जब गांधरबल में भरा तो उसके बाद उसने भरा दूसरा फार्म बड़गाम में। मैं तब भी जेल में था। ठीक है, बिल्कुल मुझे आज भी याद है, मैंने वहाँ देखा टीवी पे, गुलिस्तान चैनल पे। तो उसके बाद उमर ने भी बीच में वो खेल बनाया कुछ कि बरकाती साहब को पता था कि ये एजेंसी ये ब्यूरो में लड़ेंगे, तो मुझसे मेरे खिलाफ जेल से ही इलेक्शन क्यों लड़ते हैं। अरे तेरे खिलाफ ही लड़ेंगे ना, क्योंकि तू तो तमाम मुसीबतों की जड़ है। और अगर कोई जेल में लड़ता है तो तेरा अगर कॉन्शियस जिंदा होता तो उनकी सपोर्ट करता। एनीवे, लीव दैट टॉपिक देयर। तो उतने में मेरी बेल हो गई। जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक वीडियो क्लिप देखी। मैं अभी तक घर गया नहीं हूँ लंगेट, जो मेरा असली घर है। तो मैंने वीडियो क्लिप देखी सोशल मीडिया पर। उसमें बरकाती साहब की बेटी, वो मेरी बहन है, मैंने देखा कि वो और एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट उसके साथ मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा है। इतना मुझ पर रहम कीजिए, मेरे घर में कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, वहाँ कोई नहीं था। मेरी भाभी थी वहाँ पर। वो बच्ची सीधी जाके अंदर घुसती है 2-3 बंदे लेकर। अब मैं आई डोंट वांट एड बिटरनेस टू द एनवायरनमेंट। वो 2-4 बंदे जो थे उनका मैं नहीं बताऊंगा वो किस पार्टी के थे, वो तो सबको पता है कौन थे। सीधा घुसते हमारे किचन में। आप जाएंगी सीधे ही विदाउट परमिशन किसी के घर में? ये मेरा बर्दाश्त है जो आदमी बर्दाश्त कर रहा है। वहाँ जाके मेरी भाभी को कहते फाइल कवर पे कैमरा के सामने। आप देखिए ऐसा कश्मीर में पहली बार हुआ होगा। कैमरे पर जाकर उनको कहते हैं, वो बंदा रील उठा रहा है, ये फार्म है, ये आप इंजीनियर साहब जेल में हैं, खुर्शीद साहब को दे देना। उसने कहा हमें क्या लेना देना उसके साथ, आप उनसे मिल लीजिए, मुझे हमें कुछ नहीं पता। उन बेचारों को समझ भी नहीं आया, देहाती औरतें हैं। वापस निकली वो। वापसी पर फिर हमारे मकान के गेट पर वो कोई वो तथाकथित सो कॉल्ड जर्नलिस्ट था। तो उसने कहा ये बरकाती साहब की बेटी यहाँ आई है, इंजीनियरिंग से सपोर्ट मांग रही है। आप सब जानते हैं पर्दे के पीछे क्या है, लेकिन मैं किसी को डेमोनाइज नहीं करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई आसमान में हवा कंकर मारेगा तो नीचे अपने ही ऊपर गिरेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। उसके बाद उसने कहा कि मैं इंजीनियर रशीद से अपील करती हूँ कि वो मेरी मदद करे। उसने बड़ा अच्छा बोला जी। बड़ा अच्छा मुझे लगा। मैं तो गया था उनके घर पहले ही, मैंने कहा जो आपसे, और आधा ही मैंने कहा, कुछ बातें भी वहाँ मैंने की, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, उनको भी। तो जैसे ही मैंने उसका वीडियो देखा, मैंने कम से कम 2 बंदे जो उनके रिश्ते में थे यहाँ से ही उनको कहा। एक मुफ्ती अशरफ थे जो जाहिद बीफ केस में जो ट्रक ड्राइवर था जो शहीद हुआ सफदरजंग अस्पताल में, उसका बहन हुई बिरला। वो मेरा अच्छा दोस्त है क्योंकि मैं उनके साथ सफदरजंग में तब था जब पर एक अटैक हुआ था। वो उनका कोई शायद रिश्ते में भी है कुछ है। मैंने कहा उनसे बात कीजिए, वो मुझसे चाहते क्या है। उसने कहा वो आपसे ये चाहते हैं कि आप बरकाती साहब की रिहाई के लिए किसी तरह उनको निकाल दें। मैंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
मैंने कहा उनसे ये भी कहना कि आप लंगेट गए थे फार्म भरने के लिए, लेकिन एक कैंडिडेट 2 ही जगह फार्म भर सकता है। उन्होंने बड़गांव में भरा था और उधर क्या बोलते हैं गांधरबल में भरा था। जब वो लंगेट गए आरओ के पास, आरओ ने कहा कि आपने 2 जगह पहले ही भरा है तो तीसरी जगह भर नहीं सकते। अब इसमें इंजीनियर रशीद क्या करता? अब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं था कि मैं 3 बजे तक आधे घंटे में, जैसे उसे 5 अगस्त के दिन फटाफट चट मंगनी फट बिया क्या बोलते हैं वो करा के मैं पास करा था कानून की 3 जगह से कोई भर सकता है। दैट वाज द टेक्निकल पॉइंट। उन्होंने उसका फार्म नहीं लिया। हाउ कम आई मैं कल्प्रिट, और वो मुझे अप्रोच ही नहीं किए। तो मैंने फिर यहाँ से ही उनको संदेशा भेजा कि आप क्या चाहते हैं। कहा कि ये चाहते हैं कि आप बीरू या बड़गांव में कहीं हमें सपोर्ट करें। बीरू या उधर क्या बोलते हैं वो गांधरबल में। मैंने कहा लेट देम कम टू द प्रॉपर चैनल। हमारी एक पार्टी है, कोई किसी बंदे को भेज दे, वो क्या चाहती है वी विल टॉक। आए ही नहीं, आज तक कोई नहीं हमारे पास आया। अच्छा, आए ही नहीं ना। आप बता दें, अगर कोई आया तो आप जो मर्जी में सजा दें। सो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, मेरे पास सब तीर मारते हैं। अच्छी बात है क्योंकि सबको डर है। अगर कोई नरेंद्र मोदी को झुका देगा तो इंजीनियर रशीद है, अगर कोई यहाँ पर सही बोलता है तो इंजीनियर रशीद है। यहाँ मुझे हुर्रियत से भी सवाल करने हैं, मैं आज ही करता, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने दो। इस कश्मीर की बर्बादी में यहाँ के सब लोगों का हाथ है। मैं 2008 में नौकरी छोड़ के इलेक्शन में आया हूँ। बता दें मुझे मैंने क्या गलत किया है, मैं एक एक दिन का हिसाब दूंगा। सो इसलिए सरजान बरकाती की जो बेटी है, मुझे उनका पूरा एहतराम है। और जो उनकी राही की जहाँ तक बात है, जो भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं, बिकॉज नाउ आई एम क्या हुआ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MP। हाँ, MP हूँ मैं अब। ये कहते हुए उमर अब्दुल्ला के दिल पर कितनी जलन होती है, उसका वो आप मतलब कह रही हैं कि मतलब जो लगे वो कहते हैं। और ये कह के मोदी को कितनी जलन होती है, वो तो दुनिया जाने। वो तो खुल के कहते हैं आपके मीडिया भी सेपरेटिस्ट जीत गए, पाकिस्तान प्रासी जीत गए। चलिए, सच बोलने के लिए कोई कीमत चुकानी पड़े, आई एम रेडी। सो टू कंक्लूड, बरकाती साहब की बेटी के लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट है। उनकी रिहाई, उनकी ही क्या, हर एक की रिहाई के लिए हमारा कर्तव्य कोशिश करना फ़र्ज़ है। और फिलहाल तो मैं खुद अभी 3 तारीख को क्या पता मेरा क्या होगा। इंजीनियर साहब, एक और सवाल है। आपकी पार्टी में जिनको आपने मैंडेट दिया है, तो आपकी कंसिडरेशन में वो है कि किस कैंडिडेट को मैंडेट मिला है, उसके बारे में आपको जानकारी, क्योंकि आप तो जेल में थे जब इनको मैंडेट दिया गया, आपके साथ बातचीत कोई हुई मैंडेट को लेके? क्योंकि आपने डॉक्टर बारी नायक का नाम लिया है, वो भी आपकी पार्टी में जुड़े, लेकिन जब उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ी, उन्होंने कुछ बातें मीडिया में कही। उन्होंने कहा इनकी पार्टी में जो लीडर्स है या जो मेंबर्स है जिनको मैंडेट मिला, उन पर FIRs लगे, उन्होंने घोटाले किए हैं, लोगों को धोखा दिया है, मतलब वो क्राइम्स में इन्वॉल्व है, उन्हीं को इन्होंने मैंडेट दे दिया। लोग उन पे भरोसा कैसे करेंगे? अब लोगों का दिल वो कैसे जीतेंगे? और अगर वो लीडर बनते हैं तो आगे वो क्या करेंगे? इस पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ। पहली बात यह है, वो जिस आदमी का आप जिक्र करें, डॉक्टर बारी का जी, 2014 में उसने हमारी AIP तब हम बना रहे थे, इलेक्शन लड़ा, कुछ 800-900 वोट लिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से। फिर 2-3 साल मेरे पास चलता रहा। उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट होगी एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उस दिन से उसने एक तरह से राजनीति छोड़ ही दी। लेकिन जब धारा 370 हटी तो उसको भी जेल में डाल दिया गया। आप समझ गई मैम? तो जेल में जब छोड़ा, उसके बाद टर्मिनेट हुआ, तो वो मुझसे मिलने तिहाड़ में आया। ऑफिशियली वो AIP में थे ही नहीं। जब तिहाड़ आए, मैंने कहा अब आपको नौकरी से निकाला गया है तो आप वापस आके AIP संभाल लीजिए, काम कीजिए कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम में। उसने कहा मैं देखता हूँ, बताता हूँ। लेकिन आज तक वो ही कुड नॉट टेक अ कॉल। उसके बाद उसने क्या किया, MP का इलेक्शन है, उसने फार्म भरा, उसका फार्म रिजेक्ट हुआ। उसे ये कहा गया कि मैं जेल में ही था, उससे कहा गया कि तुम्हारा नौकरी से मतलब हमने निकाला है, इसलिए आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते। तो उसके बाद उससे मेरा कोई राब्ता ही नहीं है। तो अब आप जो सॉरी, जो अब आपने अब ये कहा, मुझे बताइए यहाँ राम जी को भी लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, पैगंबरों को भी बातें की, किसी के कहने से होता क्या है? यहाँ किस पर FIR नहीं लगे, उस पर खुद कितने FIR है, मुझे ये बताइए। वो बता दे किसने पैसा किससे खाया, मुझे एक बंदे का नाम बता दे। वो तो कह रहे मेरे पास एविडेंस है, तो दे दे उसको, बोलिए कल आए, मुझे एविडेंस, आपका मैं भी कॉल करता हूँ, आप इसी इंटरव्यू के दौरान भी कॉल करूँगा, मुझे एविडेंस दे दो। कहने के लिए ऐसे इनको लगता है कि इंजीनियर रशीद रातों रात MLA बन गया, हम भी बनेंगे। इट इज नॉट दैट इजी। मैंने 1999 से 2004 तक 14 साल फौज की बेगार का काम किया है हमारे इलाके में। आपको भी पता होगा,
8-8 बंदे हर गांव से, 50 गांव के 400 बंदे पूरे दिन 24 घंटे फौज के साथ अनपेड लेबरों की तरह आरोपी के लिए रोड अपनी पार्टी के आगे जाते थे, उसमें लोग मरे भी, फिर दिन भर काम करते थे। और मैंने भी जब हिसाब लगाते 400 दिन बेकार के लिए हैं, उसके खिलाफ लड़ा हूँ मैं। 4 बार मुझे घर से निकाल दिया गया है, एंड पर तंग आकर मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर लोगों को पता था इसने हमारे लिए कुछ किया है, तब जाके मैं एमएलए बना। लोगों को लगता है शॉर्टकट, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं। अब आपको अपने लास्ट पॉइंट उमर साहब को भी ये धोखा है कि ये बंदा कैसे इतनी तेज से दौड़ रहा है। पहली बात, आई एम नॉट एम्बिशियस। मेरे हिसाब से बाढ़ में जाए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, एमपी कुर्सी साहब, मैं तो इस सिस्टम से इतना डिसहार्टमेंट हूँ। हेल्प विद द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दो आई एम प्रोटेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जो मेरे साथ हुआ ना, ये जमहूरियत है कैसा तर्ज तमाशा, जहाँ शुरू को गिनते तोला नहीं करते। डिस्पाइट बीइंग इलेक्टेड एज एन एमपी में मुझे पार्लियामेंट जाने नहीं दिया जा रहा है। माई पीपल आर स्टिल अनरिप्रेजेंटेड। मेरे लिए वो भी शायर का शार है, प्लीज़ कोई इसको अदरवाइज ना ले। शायर ने कहा है, मैंने नहीं। तंग नजर जाहिद ने मुझे काफिर समझा, काफिर समझता है मुसलमान हूँ मैं। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़ाहिर हिलाहिल को कभी कह न सका। ये हर किसी की फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों की, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुश हूँ। भूख दे दो इनको। ये मेरे साथ आए त्योहार तक, वहाँ बैठे 5-6 दिन, फिर मैं तक तो इतनी बोली कितनी होती है। लोकसभा में आपने बहुत बड़े मार्जिन से जो है जीत हासिल की, लेकिन अब चूंकि आप पर इल्ज़ाम लग रहे हैं आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ की गई, लोगों ने आपको इमोशनल वोट दिया। आपने जो लोकसभा इलेक्शन लड़ा, आपने जो इलेक्शन जीता, क्या आपको लगता है वो स्टेप सही था, या आपको लगता है कि इन अ लॉन्ग रन आपकी ये स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी, या आपको भी बारामूला के लोगों को लेकर अफसोस हो रहा है कि पार्लियामेंट सेशन आप अटेंड नहीं कर पा रहे, आप उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे? जितना बारामूला के लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उतना पूरे 543 पार्लियामेंट मेंबरों में से कोई रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। आप बताएंगे कैसे? कम से कम उनका एमपी जेल में बंद है, दुनिया को पता है। दुनिया को कह रहे हैं कि बारामूला के लोग कितने पॉलिटिकली मैच्योर हैं, जिन्होंने मोदी जी को दिखा दिया कि कश्मीरी आपके नए कश्मीर को नजरी को नहीं मानते हैं, जिन्होंने मोदी को दिखा दिया कि आपके ऑपरेशन, आपके स्टेट ऑपरेशन के खिलाफ हम खड़े हैं। क्या पॉलिटिशियन का काम सिर्फ इतना होता है कि वो सिर्फ एमपी का काम है क्या? पहले मुझे बताए। लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग में मैं कहता हूं कि आप वहाँ 370 बहाल करो। उनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं, मुझे जेल में डाल दिया। यहाँ मिसकंसेप्ट है, यहाँ एमपी का काम, एमएलए का काम है सड़क बनाना, बिजली बांटना, नौकरी देना। टेक्निकली उसका काम ही नहीं है, वो काम सरपंच बाकी लोग करते हैं। सो बारामूला के लोग बाय ग्रेस ऑफ गॉड इंशाल्लाह ऐसे रिप्रेजेंट होंगे। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मेरे 5 साल का टेन्योर पूरा इंडिया याद करेगा कि एमपी हो तो ऐसा, जैसे एमएलए होकर मैंने काम किया। और कुछ सालों में पूरे कश्मीर पर हमारी जो आइडियालॉजी है इस वक्त कम से कम लोगों के दिलों की धड़कन है। तो आई विल प्रूव माई वर्थ बिकॉज आई एम सिंसियर। और बारामूला के लोग अगर ऐसा होता, काश आज आप मेरे साथ होती, टंगमर्ग, संग्रामा, वहाँ कुपवारा वगैरह में, तो कल कुपारा आपने खुद देखा, हजारों लोग हैं। सो क्या उन लोगों को नहीं पता कि इंजीनियर की जेल में जाएगा? जहाँ 1 लाख लोग मरे हूँ, वो तो चाहेंगे अगर मैं 100 साल भी जेल में रहूँ, लेकिन मोदी के घुमंड के आगे झुकूँ नहीं, राहुल गांधी के बचपने के आगे झुकूँ नहीं। लोगों को चाहिए पॉलिटिकल मसले का रेजोल्यूशन। जिन लोगों ने 1 लाख लोगों की कुर्बानी दी हो, उनके लिए ये चीज़ें छोटी चीज़। आपके पास क्या रेजोल्यूशन का क्या रोड मैप है आपके पास? आपने कहा चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर है, पावर्स है नहीं, इसको स्टेट से यूटी डाउनग्रेड किया गया है। क्या बदलाव, कैसे बदलाव ला सकते हैं आप? देखिए मैम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं आपसे कितना बात करूं। हम तो हर बार कहते हैं मसले का रेजोल्यूशन ये है कि आर पार लोगों से पूछा जाए वो क्या चाहते हैं। इंडिया की क्लेम है कि पीओके के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये बात सुनेगा कौन? मैं आपसे ये पूछ। हाँ, उसीलिए मैं कश्मीर से कहता हूँ, अब तो मुझे एमपी बना दिया। अगर ऐसा होता फिर गांधी की बात कभी अंग्रेज नहीं सुनते, फिर दुनिया में चेंज ही नहीं आती। मैं थोड़ा कहता हूँ कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, इसलिए आप मुझे सेपरेट कर दें। मैं थोड़ा आज़ादी मांगता हूँ, मैं कहता हूँ मसले का रेजोल्यूशन दे दो। अच्छा, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन आपसे है। मोदी जी कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है पाकिस्तान टेररिज्म बंद कर रही है, हम बात करेंगे, ये कहते हैं ना जी। अगर पाकिस्तान ने 5 मिनट के लिए मान लिया कल टेररिज्म इनका बंद कर दिया, जो ये कहते हैं, जितने भी वहाँ मिलिटेंट कमांडर हैं उनको डिसआर्म किया, क्या किया, तो फिर कहते हैं मोदी जी से आओ आप बात करें। बात किस पर करनी होगी? फिर कश्मीर के मुद्दे पर ही बात करनी है ना, कि वहाँ उनको बिरयानी का भाव देखना है, चाय का भाव देखना है, होटल में कहाँ रेट क्या है। बात तो कश्मीर पर है ना, ये तो दुनिया जानती है। अगर हम ऐसे आंखें बंद करके देखेंगे कि सामने क्या है, वो तो पागलपन है।
इसीलिए मोदी जी बात से भाग रहे हैं, बिकॉज ही ट्राई टू चेंज द गोल पोस्ट बाय एप्लीकेटिंग आर्टिकल 370। मोदी जी ने चाल की कि मैं गोल पोस्ट चेंज कर रहा हूँ, लेकिन बुरी तरह फंस गए उसमें। आज मोदी जी के पास रेजोल्यूशन है ही नहीं। अगर उसने 370 खत्म नहीं किया होता, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर वुड हैव बीन अ सोल्यूशन पॉसिबल विद इन एम्बेड्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोदी जी आज पछता रहे हैं क्योंकि इंडिया के लोगों ने भी उनके नैरेटिव को खत्म कर दिया। मोदी जी ने कहा था कि मुझे 370 सीटें दीजिए क्योंकि मैंने कश्मीर में 370 हटाया है। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर उतना मोदी जी के 370 हटाने से देश के लोगों को प्रेम होता, फिर वो उसे कम से कम 370 सीटें देते। उन्होंने 240 ही दे दी। इसका मतलब क्या है? डिस्पाइट ऑल द फेक प्रोपेगेंडा बाय द सो कॉल्ड नेशनलिस्ट मीडिया, नेशनल मीडिया एंड नेशनलिस्ट मीडिया दो डिफरेंट टर्म्स हैं। सो कॉल्ड मैंने पहले कहा, नोट करें ये बात, ये लिखें, बता दें लोगों को। सो कॉल्ड नेशनलिस्ट मीडिया एंड सो कॉल्ड नेशनल मीडिया। अगर वाकई हिंदुस्तान के लोग मोदी के आर्गुमेंट को बाय करते, फिर मोदी जी को कम से कम 370 सीटें मिल रही थी। इसका मतलब जो 140 करोड़ के देश में बसने वाले लोगों की मेजॉरिटी है, उन्होंने मोदी जी के उस नैरेटिव को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा अरे छोड़ो, बाढ़ में जाए तुम्हारा 370, हमारे लिए बेरोजगारी इशू है, हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का इशू है, हमारे लिए बाकी इशूज़ हैं, ज़माने में और भी गम है तेरे सिवा। तो इसलिए मोदी का नैरेटिव धड़ाम से गिर गया। आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें खास तौर पर हमने देखा जेल फ्री कश्मीर का जिक्र है, यूएपीए फ्री। बाकी क्या मुद्दे हैं आपके, बाकी क्या इश्यूज हैं? देखिए आपने, मैं कहता हूँ अगर उमर अब्दुल्ला साहब का जो मैनिफेस्टो है या मैडम का है, अगर वो उसका 5% इम्प्लीमेंट करेंगे ना, मैं उन्हें ऐसे झुक के सलाम करूँगा। ये मैनिफेस्टो होता क्या चीज़ है? मैनिफेस्टो इस सब कंटिनेंट में सीधा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का और धोखा देने का एक हथियार होता है। सबका 99%। मैं आपको कहता हूँ, मेरा मैनिफेस्टो मैं सामने खड़ा हूँ, वो कागज़ का पेपर लिख के मैं उसके बाद अपने अलमारी के उस शेल्फ में रख लूँगा। मैं आई एम डिफाइनिंग, मैं आपको कहता हूँ ओवरऑल सिनेरियो में कह रहा हूँ बात। व्हेन आई से मैं, इट डजंट मीन मी, इट मीन्स एनी पॉलिटिशियन। मैं अभी साउथ कश्मीर में इलेक्शन आज हो गया, कल से आप देख लीजिए, अगर कोई इनमें से अब साउथ कश्मीर जाएगा, आप मेरे गले में जूते की माला डालें। हाँ, हो सकता है किसी की शादी के लिए जाए, दावत के लिए, कोई बड़ा खड़पिंच उनका, कोई इनका बड़ा वर्कर, उसकी डेथ हो जाए, खुदा बचाए, उसके घर ताजत के लिए जाए। लोगों को अब कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अगर मैनिफेस्टो चलता होता, फिर एनसी का मैनिफेस्टो 1989 से, तब मैं कॉलेज पढ़ता था, यूनिवर्सिटी पढ़ता था, तब था इनका मैनिफेस्टो कि कश्मीर मुद्दे का हल 53 का रेस्टोरेशन है। आज हो गए 37 साल। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हर बार मैनिफेस्टो, हर बार मैनिफेस्टो। एक पॉइंट बताने ले आए, इंजीनियर सीट का मैनिफेस्टो था जुल्म के खिलाफ लड़ना, जबर के खिलाफ लड़ना, कश्मीर और कश्मीर की बात करना। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरी कोशिश सफल हुई। दैट इज़ द रीज़न आई एम इन जेल। अगर मैं अपने मैनिफेस्टो से डिबेट करता, मैं त्यार जेल में होता ही नहीं। और आपने कहा मेरे मैनिफेस्टो की खास बात, एक मैनिफेस्टो की मेरे बहुत बड़ी बात है जो पूरे देश में 47 से आज तक किसी ने कहा होगा। आप बताएं क्या? वो मैंने ये लिखा है कि व्हेन पीपल टॉक अबाउट देयर राइट्स, दे शुड आल्सो रिमेंबर अबाउट देयर ड्यूटीज। कोई पॉलिटिशियन जरूरत नहीं करेगा, वोट कम होंगे। मैं लोगों से अपने इलाके में, आप गिरन साहब का रिकॉर्ड मेरा एज एम एल ए देख लें, मैं बिजली फीस के लिए लोगों के घर जाके खुद ही उनके ट्रांसफर बंद कराता था। कहता था फीस भरो पहले, बिजली वाले ये कहाँ से लाएंगे? चाहे वोट मुझे कम होते, कोई इशू नहीं था। मैं कहता था जब आप अपनी फीस नहीं दोगे, बिजली कहाँ से आएगी? आप मेरे मैनिफेस्टो देखें, मैंने कहीं ये नहीं लिखा बिजली फ्री मिलेगी। मैं कह रहा हूँ फीस ले लो आप, लेकिन बिजली पूरा दे दो। हाँ, ज़्यादा बर्डन है, दैट्स नेगोशिएबल। जैसे मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु बन गए, सुपर पावर बनेंगे 47 तक, लेकिन उधर से दुनिया की कितनी 5वीं इकानमी कह रहे हैं, 5th इकानमी बने होंगे, वो आधे % लोगों के पास दौलत है। अगर उनकी बात सही होती तो 80 करोड़ लोगों को वो फ्री राशन नहीं देते। अच्छा इंजीनियर साहब, आपने एक और चीज़ कही है, जैसे उमर अब्दुल्ला ने, महबूबा मुफ्ती ने, सजाद गनी लोगों ने मिलकर आपको जेल भेजा है। मैं इस पर आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी, उन्होंने कैसे आपको जेल भेजा? और आप बार बार ये जो सही कहा आपने, मैं बता रहा हूँ, 17 जुलाई 2018 मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिला। ठीक है। मनमोहन सिंह से 2 बार मिला था मैं एज प्राइम मिनिस्टर। हर किसी से, मतलब अमित शाह शायद वाहिद होम मिनिस्टर है जिससे मैं नहीं मिला। मोदी जी से 17 जुलाई 2018 को जब मैं मिला, 1 घंटा 20 मिनट 1 to 1 हमारी बात चली। मैं छोटा आदमी, मामूली MLA, उन्होंने पूरा टाइम दिया।
बातों बातों में मुझे एंड पर लगा इनका मतलब बुलाने का था कि हम 370 हटा रहे हैं, तो आप थोड़ा सतर्क कोऑपरेट कीजिए। मैंने कहा कि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे आई एम विद यू, अगर अच्छा नहीं करेंगे सर आई रेस्पेक्टफुली डिफर। तो उस दिन फाउंडेशन रूल पड़ा मेरी गिरफ्तारी का। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें हटाना था बेसिकली पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले 19 के। पुलवामा मामला हुआ, बालाकोट हुआ, तो थोड़ा डेफर किया उन्होंने। फिर जब सरकार मोदी जी की बनी, पहले 100 दिन में उन्होंने ये कांड कर लिया। लेकिन अगर आपको याद होगा 30 जुलाई 2019 को फारूक साहब ने कहा कि उनके 3 MP मोदी जी से मिले। हमने उनसे कहा कि कश्मीर में क्या अफवाहें चल रही हैं, फौज यहाँ कम है। तो फारूक साहब ने खुल के कहा कि मोदी जी ने कहा 370 में नहीं हटानी है। जी जी, उन्होंने कहा एज चीफ मिनिस्टर, एज MP, एवरीबॉडी टुक हिज वर्ड, ए जेंटलमैन्स वर्ड। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद रात के 12 बजे मुझे समन आती है, मुझे तिहाड़ भेजा जाता है और फारूक साहब के उठा के घर में बंद किया जाता है। घर में मुझे तिहाड़, उसको घर में। हाउ कम दे कुड क्रिएट एन टेररिस्ट इन मी ओवरनाइट, रात के 12 बजे। एनीवे लीव दैट डियर। तो फारूक साहब को रखा गया उधर। अब मोदी से 2 दिन पहले मिल के आए थे, इसने पूरी कौम को बताया कि 370 नहीं हट रहा है। अब अगर मोदी से लड़ाई होती, इसको भी तिहाड़ भेजते। उनको रखा SKICC में। हिंदू की रिपोर्ट है 3 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्चा आया इन पर 5 महीने का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फारूक साहब और बाकी 40-50 एक्स MLAs मिनिस्टर्स। अब छोड़े मेरा तिहाड़ का जाना। तो इसका मतलब यह है कि फारूक साहब को पहले ही बताया गया था कि हम 370 हटा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं 2018 में आपको भी वही पता सुनिए ना, मैं तो वही कह रहा हूँ। अब एविडेंस है कोर्ट में, जब जज साहब किसी को बरी करते हैं या सजा देते हैं, कभी आपने जज को देखा कि कुर्सी से नीचे जाके इन्वेस्टिगेशन करता है? नहीं, वो सर्कमस्टेंसेस देखता है, एविडेंसेस देखता है। आई एम टॉकिंग यू अबाउट द एविडेंसेस, लेट यू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू विल फाइंड आंसर। फारूक साहब ने बताया कि 370 नहीं हट रहा है। 2 दिन बाद हट गया, हम तिहाड़ गए, इनको रखा SKICC में। तो बात साफ थी, मोदी जी ने इन्हें कहा होगा कि हमें 370 हटाना है। इन्होंने कहा होगा पहले अच्छा है कि नहीं हटाए, उसने कहा चुप, फिर तिहाड़। जनाब हम हाजिर हैं, तिहाड़ नहीं भेजना। हम ऐसा करते हैं कि आपकी भी लाज रहे, हमारी भी। मोदी ने कहा होगा बताओ क्या करना है, कहा होगा आप हमें रखो हाउस अरेस्ट। अगर आप हमें ऐसा नहीं करोगे तो लोग कहेंगे निकलो सड़कों पर, हम आपके साथ निकलेंगे। लाखों कश्मीरी सड़कों पर निकलते। 100% ही है। कनेक्ट द डॉट्स। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा लेकिन एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, अगर आप वहाँ इंजीनियर रशीद को रखेंगे हमारे साथ, वो तो कुछ ऐसा करेगा कि हम मजबूर हो जाएंगे, उसको हमसे अलग रखें। उसने कहा वो कौन होता है, उसकी औकात, उसको तिहाड़ भेजने के। ये तो खुश हुए होंगे, हमें तिहाड़ भेजा, वो वहाँ बैठे, वो वहाँ जान बचाने के लिए बैठे ताकि सड़कों पर निकलना ना पड़े। सो इट इज़ ऑब्वियस कि इट वॉज बिकॉज ऑफ फारूक अब्दुल्ला कोलैबोरेशन। और उसके बाद 6 महीने बाद या 9 महीने बाद उनको छोड़ा गया ना। उन पर चार्जेस क्या थी, मुझे UAPA लगाया। जो डोजियर था फारूक साहब का, उमर साहब का, मैडम का, शाह फैसल का, उन पर जो डोजियर में PSA में चार्जेस थी, आपने पढ़ी होंगी। चाइना का एजेंट उनको बनाया गया, चाइना का कनेक्शन, मतलब इन पर एक चार्ज पर 10 UAPA लगने थे एज पर दैट डोजियर। लेकिन जैसे ही इनको छोड़ा, इनके खिलाफ सारी चार्जेस वापस ले गई। अब मुझे बता BJP का प्रॉक्सी कौन है, वो डोजियर किसने वापस लिया? फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला पर PSA का डोजियर वापस किसने लिया? इनके खिलाफ केस वापस लिया। ये फिर भी है कश्मीरी के हमदर्द। मैं UAPA में मर रहा हूँ, 14 दिन की बेल मिली है और मैं हूँ B टीम। सो I have answered one last question. One last question, और उसके बाद आप लोगों को मैसेज भी इसी में दे दीजिएगा। आप बार बार कहते हैं PDP ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों को बर्बाद किया। मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, हाँ, मतलब आम लोग, मेरा मतलब है आम लोग कहते हैं। चलिए ये मान लेते हैं। आप जब जेल से बाहर आए अभी, तो आपने कहा कि अगर आप मुझे सेपरेटिस्ट कहते हैं तो आप फिर बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही, वहाँ के सारे लोगों को, इट इज चैलेंजिंग द विजडम ऑफ दोस पीपल। हाँ, yes. तो जब आप कहते हैं इन्होंने बर्बाद किया, तो ये कौन लोग थे जिन्होंने श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको वोट? गुड, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। हर कोई, अगर कल लोगों को मुझसे अच्छा ऑप्शन मिलेगा, दे विल गो फॉर दैट। अगर मैं बड़ा होता श्रीनगर से फार्म या साउथ कश्मीर से, देयर वाज नो डाउट मैं नहीं जीत पाता। एक और इंजीनियर रशीद आएगा, इनकी छुट्टी करेगा। इस वक्त दिल्ली की एजेंसी का सप्रेशन ऑपरेशन भी इतना, मेरा फार्म इन्होंने कैसे लिया?
एंड पर अगर इनको एंड तक पता चलता ये फार्म इसका ये जीत जाएगा, सवाल ही नहीं, कोई लिखो ना निल के जैसे मेरा जैनपुरा कैंडिडेट का फार्म चेक किया वो भी कहते एंड तक मतलब कोई 5:05 थे, कुछ निकाला भी था लिखो ना, फिर पता नहीं सोचा यार अब ये कुछ 10-20 हज़ार वोट ले जाएगा, रख लो फार्म। इसलिए सवाल ये है जो आपने कहा इनको कौन लोग वोट देते हैं, दैट इज दे आर चूजिंग बैड अमंग द वर्स्ट। अच्छा, अब ये समझ। हाँ, इनके लाट में कल चैलेंज में देता हूँ, कल अगर मैं यहाँ इलेक्शन लड़ता हूँ पार्लियामेंट का, असेंबली का, उमर साहब क्यों अभी 2 सीट से लड़ रहे हैं? इट इज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। ये मैडम लड़ी ही नहीं है, सजाद भी 2 जगह से लड़ रहा है, दे आर फीलिंग इनसिक्योर। तो मैसेज क्या रहेगी लोगों को लेके अब आप? मैसेज लोगों के आप मैदान में मैं छोटा आदमी हूँ, आपने कैंडिडेट्स देखिए, बातें जो आप वादे कर रहे हैं लोगों से वो बहुत बड़े वादे हैं। क्या किया आप ये छोटा लीडर ना कहिए, आप वादे बड़े कर रहे हैं। कौन सा बड़ा वादा मैं कर रहा हूँ? जैसे आप राजकुमारी की बात करते हैं। पहली बात यह है जो मेरी पॉलिटिकल आइडियालॉजी है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कुछ करके दूंगा, मैंने कहा कि मैं आपकी जो आपके राइट्स है उससे लड़ूंगा, मैं लड़ रहा हूँ। सो मुझे न मैं झूठ बोल रहा हूँ, न मैंने कोई गलत कमिटमेंट की है। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप बहुत ही मैच्योर हैं, कश्मीरियों ने हर वक्त साबित किया कब, कहाँ, क्या और कैसे करना है। कश्मीरी बेवकूफ़ नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट में कैसे अपने को रिलेटेड रखना है वो करेंगे। और मोदी जी जिस धोखे में कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, वो कब्रिस्तान की खामोशी है। कश्मीरी वांट पीस, कश्मीर को अमन चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। दे देते रेजोल्यूशन। तो कश्मीर से यही पैगाम है कि हिम्मत रखें, हौसला रखें। जो आपने मुझ पर पार्लियामेंट इलेक्शन में एतमाद रखा, आई विल नॉट एक्सप्लॉइट योर सेंटिमेंट्स। बच्चों को कॉलेज में रखें, यूनिवर्सिटी में भेजें, बच्चों का काम एजुकेशन पर फोकस करना है। स्टूल पेल्टिंग, वायलेंस, इससे हमें दूर बैठना है। इफ़ आई एम योर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, लीव पॉलिटिकल इशू टू मी। अगर मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ फिर आपका विनम जायज़ है। इफ़ आई एम रिप्रेजेंटिंग यू इन द प्रॉपर वे, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और कल मुझसे अच्छे लोग आते हैं, तो आप लोग वायलेंस से दूर रह के शान से ज़िंदगी गुजारिए, चैन से गुजारिए, हम आपके लिए लड़ेंगे। इंजीनियर साहब, जो हमने सवाल पूछे, कोई बुरा लगने वाली कोई बात तो नहीं थी इसमें? नहीं, क्योंकि फिर जर्नलिस्ट भी को भी टैग लगाया जाता है जी, आपको किसी ने भेजा था, किसी ने स्क्रिप्ट दी थी। आपका काम है हमारी चमड़ी उतारना, सवाल पूछना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इंजीनियर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। चूंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कुछ सवाल हमने इनसे पूछे हैं जो आपके भी सवाल है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स बार बार इनको टारगेट करते हैं और इन पर इल्जामात लगाते हैं, वो सवाल भी हमने इनसे पूछे हैं। क्या कुछ जवाब है इनके, वो जरूर आप देखिएगा। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब।